जब भी एक स्टूडेंट जज बनने का सपना देखता है तो उस सपने को साकार करने के लिए सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी का सिलेबस देखता है। और सिलेबस देखने के बाद स्टूडेंट को रियलाइज होता है कि उसे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। और इस पूरे सेगमेंट में जो सबसे ज्यादा मेहनत लेने वाला टाइम है वो है नोट्स मेकिंग। और इस मेहनत को अवॉइड करने के लिए जनरली स्टूडेंट्स दूसरे नोट्स पर रिलाई करते हैं या रेडीमेड नोट्स को प्रेफर करते हैं। और इन रेडीमेड नोट्स को पढ़ते वक्त आपको रियलाइज होता है कि काफी चीजें कंफ्यूजिंग है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच या तरीका अलग है। और किसी पर्सन ने अगर नोट्स बनाया है तो उसका उस सब्जेक्ट को पढ़ने का और नोट्स बनाने का तरीका और अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपने उसको अलग तरीके से पढ़ा है। इसीलिए कहते हैं कि पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमेशा आपके सेल्फ मेड नोट्स ही आपके लिए काम आने वाले हैं। कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट जरूरी है कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझें, 2 से 3 बार रीडिंग लगाएं, क्योंकि इससे आपको उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एम और पर्पस समझ आएगा। और कुछ की वर्ड्स हम वहां से पकड़ पाएंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कहां कहां कौन कौन सी चीज दे रखी है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ते हैं तो अपने माइंड में उसका इस तरीके से मैप बन जाए कि आपको जब पर्टिकुलर सेक्शंस रिकॉल करने हो तो वो मैप आपको हेल्प आउट करे कि कौन कौन सा प्रोविजन कहां कहां दे रखा है, पर्टिकुलर सेक्शन किस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करता है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमें पूरे सब्जेक्ट के चैप्टराइजेशंस और सेक्शंस को अच्छे से समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि आपको जोधपुर से जयपुर जाना और जयपुर से उदयपुर जाना है, तो अगर आपने राजस्थान का मैप नहीं देख रखा है तो डेफिनेटली आपको अपनी प्लानिंग करने में या उस पूरी जर्नी को क्रिएट करने में प्रॉब्लम होने वाली है। वहीं पर मैं आपको राजस्थान का मैप दे दूं तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी, आप अपनी प्लानिंग और जो आगे की रणनीति वो काफी अच्छी तरीके से बना पाएंगे और वो जर्नी भी आपको काफी इजी लगने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हर सब्जेक्ट के चार्ट्स बनाने हैं, हायरार्की फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं, कभी भी पैराग्राफ्स में नोट्स नहीं बनाने हैं। एंड वन थिंग इज श्योर कि आपके नोट्स कभी भी पहली दफा में एग्जॉस्टिव नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि जब आपने पहली बार पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा है तो उस वक्त तो आपने सिर्फ और सिर्फ खुद को सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया है। आपको उस सब्जेक्ट की गहराइयों में जाने के लिए कम से कम उस सब्जेक्ट को 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। अब नोट्स मेकिंग टेक्निक को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे सीआरपीसी का कि किस तरीके से आपको सीआरपीसी का नोट्स बनाना चाहिए और किस तरीके से आपको सीआरपीसी को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि सीआरपीसी में क्या हम सेक्शन नंबर 1 से चल सकते हैं, तो आंसर इज नो, क्योंकि कभी भी आप चैप्टर वाइज एक प्रोसीजर लॉ को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोसीजर लॉज में अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग जगह मेंशन कर रखा है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सारे चैप्टर्स और सारे सेक्शंस को क्लब करके एक अच्छी सी स्टोरी बनाए, एक अच्छी सी हायरार्की या चार्ट बनाए और उसी चार्ट को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमें सीआरपीसी पढ़नी पड़ेगी। नाउ वी ऑल नो दैट क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन ओनली व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड। तो पूरी हायरार्की को समझने के लिए आपको इस चार्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा। हमें पता है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तब वहां 3 स्टेजेस होते हैं, जहां सबसे पहला स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का, सेकेंड इज इंक्वायरी एंड थर्ड इज ट्रायल। तो क्रिमिनल लॉ मोशन में आने के लिए जब सबसे पहले कोई ऑफेंस होता है तो या तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल हो सकता है या नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है। जब मैंने वर्ड यूज किया ऑफेंस, मतलब कि यहाँ पे आपको रेफर करना चाहिए सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। अगर ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है मतलब हमें पढ़ना है सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी एंड नॉन कॉग्निजेबल है मतलब हमें पढ़ना है सेक्शन 2L ऑफ सीआरपीसी। जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो पर्सन उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जाकर पुलिस को देगा। अगर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो हमें पढ़ना है सेक्शन 154। अगर इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 155। इंफॉर्मेशन देने के बाद पुलिस सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, मतलब कि यहां आकर हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 12। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी पर्सन की अरेस्ट होती है तो पुलिस उसे अरेस्ट करेगी, मतलब यहां हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5। जैसे ही कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो वो ऑब्वियसली सबसे पहले बेल के लिए अप्लाई करेगा, मतलब यहां हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 33। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस कोर्ट को एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी। अगर पुलिस को लगता है कि सेक्शन 170 के अंदर एविडेंसेस सफिशिएंट थे तो वो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत चार्जशीट सबमिट करेगी। लेकिन अगर लगता है कि सेक्शन 169 के अंदर एविडेंसेस डेफिशिएंट है तो वो यहाँ पर एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करेगी।
रिपोर्ट रिसीव होने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि किसी पर्सन की अपीयरेंस उनके कोर्ट में कंपेल करनी है या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसके तहत कोर्ट डिफरेंट वेज से किसी पर्सन की अपीयरेंस को कोर्ट में सुनिश्चित कर सकता है, जहां पे 4 तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला है समन, दूसरा वारंट, तीसरा प्रोक्लेमेशन एंड लास्ट इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और ट्रायल शुरू होने से पहले कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा और ये देखेगा वेदर दे आर एम्पावर्ड टू ट्राई द पर्टिकुलर मैटर और नॉट। मतलब यहां हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 190 टू 199। इंक्वायरी खत्म होने के बाद कोर्ट अब यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट करेगा और हमें पता है कि सीआरपीसी में हमें 3 तरीके की इंपॉर्टेंट ट्रायल दे रखी है, दैट इज वारंट ट्रायल, समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल। वारंट ट्रायल भी 2 लोगों के द्वारा ट्राई की जा सकती है, दैट इज वारंट ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। अब वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट या तो पुलिस रिपोर्ट पे होगी या फिर अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट, दैट इज टू से कंप्लेंट पर हो सकती है। तो इस तरीके से हम पूरा अपना ट्रायल का प्रोसीजर समझेंगे और इसी ट्रायल के स्टेज पर कोर्ट यहाँ पे चार्ज भी फ्रेम करेंगे। मतलब यहाँ हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 17। अगर किसी जजमेंट में किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है या फिर किसी पर्सन को एक्विट किया गया है और कोई पर्सन ऐसे किसी भी डिसीजन से एग्रीव्ड है, तो वो जा सकता है इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील में। मतलब यहाँ हमें पढ़ना चाहिए चैप्टर नंबर 29। अपील के साथ साथ जो एडिशनल रेमेडीज हो सकती है वो है रेफरेंस एंड रिविजन। मतलब हमें यहाँ पढ़ना चाहिए चैप्टर नंबर 30। अब फाइनल जजमेंट में अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया या कोई सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होगा या फिर सस्पेंशन, रेमिशन या कम्यूटेशन हो सकता है। मतलब यहां हमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 32। अब इस पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपको साथ में कनेक्ट करके पढ़ना है, चाहे वो सिक्योरिटी पर किसी पर्सन को रिलीज करना हो या फिर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने से रिलेटेड कोई चैप्टर हो या फिर मेंटेनेंस, अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक न्यूसेंस। ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपको एडिशनल साथ में इन सारे या पूरे प्रोसीजर के साथ पढ़ने पड़ेंगे। नोट्स बनाते हुए आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप इन नोट्स के साथ ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स और लीगल मैक्सिम्स भी ऐड करते जाएं और साथ में थोड़ी सी स्पेस छोड़ते जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्टेट जुडिशरी के एग्जाम से पहले हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई लैंडमार्क जजमेंट दे सकता है, तो वो भी आप वहां पे साथ में ऐड कर सकते हैं। नो डाउट स्टूडेंट्स, नोट्स मेकिंग डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आपने अपने एफर्ट्स लगा के और पूरा कॉन्शियसनेस यूज करके अपने नोट्स बनाए हैं तो डेफिनेटली आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएंगे। अब कई बार स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हमने एक बड़े से पैरेट को बहुत कम शब्दों में प्रिसाइज करके नोट्स फॉर्मेट में कवर तो कर लिया है, लेकिन अब इसका मेंस का आंसर कैसे लिखना चाहिए। सी स्टूडेंट्स, जब आपको ये पॉइंटर्स अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने मेंस के आंसर राइटिंग स्किल भी डेवलप होती हुई दिखने वाली है। ये कंप्लीटली हमारे स्किल्स पे डिपेंड करता है कि कैसे हम शॉर्ट पॉइंटर्स को एक अच्छे से लॉन्ग फॉर्मेट आंसर में एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे हमने मेजर लॉ के नोट्स बनाए हैं वैसे ही हमें माइनर लॉ के भी नोट्स बनाने चाहिए। बस एक दिक्कत जो होती है कि माइनर लॉज में कभी कोई प्रोसीजर नहीं दी जाती है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया सीआरपीसी का, वो तो चलो प्रोसीजर लॉ था इसलिए हम उसका नोट्स अच्छे से बना पाए, लेकिन व्हाट अबाउट माइनर लॉज। तो माइनर लॉज पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स हमें कुछ की वर्ड्स निकालने पड़ेंगे, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस का बंच या ग्रुप बनाना होगा। अब ये की वर्ड्स या तो आपके पावर से रिलेटेड हो सकता है, ऑफेंसेस, पनिशमेंट्स, कुछ पर्टिकुलर अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट या उनके कॉम्पोजिशन से भी रिलेटेड हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हर सब्जेक्ट के लिए करनी है कि हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, दैट इज टू से चाहे अपील का प्रेफर करने का टाइम ड्यूरेशन हो गया है, कॉग्निजेंस लेने का ड्यूरेशन हो गया है या फिर कोई मैटर को डिस्पोज ऑफ करने का ड्यूरेशन हो गया है। ये सारी चीजों का एक कंप्लीट चार्ट आपको हर सब्जेक्ट के पहले अटैच कर देना चाहिए ताकि यहां से डायरेक्ट प्रिलिमिनरी क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। आप सभी स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए मैंने अपने हाथ से बनाया गया एक सैंपल नोट आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किया है ताकि आपको ये रियलाइज हो कि ऐसे नोट्स बनाना प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल है। ये नोट्स आपको हेल्प करते हैं एक ही ग्लांस में काफी सारे सेक्शंस को रीड और मेमोराइज करने में। सो ये थी हमारी पूरी टेक्निक कि कैसे हमें नोट्स बनाना चाहिए। और एट द एंड में आपको वापस से याद दिला दूं कि कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाने के लिए आपको पूरे सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको ये पता चलेगा कि आपको किस फॉर्मेट में प्रोसीड करना है, क्या चीजों को इंक्लूड करना है और क्या चीजों को एक्सक्लूड करना है। सो आई होप दिस टेक्निक वाज हेल्पफुल फॉर you, and in case if you are still facing any problem while making the notes, then feel free to mention your query in the comment section.